नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज जो है अभी हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं एडिटोरियल की। तो आज मैं 30 जून का जो न्यूज़पेपर है उसका एक एडिटोरियल है, उसको डिस्कस करूंगा। तो जहां पर बात कर रहे हैं, हु विल टर्न द लाइट्स ऑन, इंटरप्शन इन लिक्विडिटी फ्लोस में लीड टू ए पॉज इन मार्केट एक्सुबरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब पैसे की सप्लाई है ना, तो उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जितना ये पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, तो हम कहेंगे कि लिक्विडिटी बढ़ गई है। और जब जितना ये पैसा कम सर्कुलेट होगा, हम कहेंगे कि लिक्विडिटी की कमी हो गई है मार्केट में, इकोनॉमी में। तो अभी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन यूएसए की जो इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो वहाँ पर जो स्टेप्स लिए गए हैं, वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा, तो उसके चलते क्या इंटरप्शन हो रही है लिक्विडिटी फ्लोज में, और कैसे जो है मार्केट में रुकावट आ सकती है, रुक सकती है मार्केट। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस आर्टिकल में। तो इसमें शुरुआत में बात की जा रही है कि यूएस जो फेडरल रिजर्व है, ओके, तो अभी उन्होंने जून 16 को एक स्टेटमेंट दी थी, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, उसके तहत। तो देखो, दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसको जो है चलाता है। ओके, तो बाकायदा एक कमेटी बैठती है, जैसे भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। ओके, तो वो यहाँ पर जो है पॉलिसी बनाती है, किस तरीके से इकोनॉमी में जो करेंसी मार्केट है उसको रेगुलेट करे। ओके, तो किस तरीके से लिक्विडिटी है, जो फ्लो है पैसे का, उसको बरकरार रखा जाए, कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारा का सारा ये जो दारोमदार होता है, ये हमारे आरबीआई के ऊपर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व की बात की जा रही है, उनके सेंट्रल बैंक की बात की जा रही है। तो उनके द्वारा भी एक नई पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ पर जून 16 को लाई गई। ओके, जिसके तहत यहाँ पर उन्होंने काफ़ी पैसा जो मार्केट में था उसको निकालने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं पैसा लगाते रहते हैं अपना अपना, भारत भारत का आरबीआई भी लगाता है। ओके, तो जिससे कि मार्केट में फ्लो रहता है पैसे का, और इससे इनकम भी आती है। यहाँ पर इस लेक्चर में बात कर रहे हैं कि पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब दुनिया की जो अलग अलग बड़ी बड़ी मार्केट्स वहां में से। ओके, तो ये बात यहाँ पर 16 जून की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, जो उनकी जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग ये कहा गया। और आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है। ओके, इसकी तो ये क्या है, ये इंडेक्स है। ओके, तो ये इसमें होता क्या है कि जो यूएसए है, ओके, तो यूएसए की जो 30 बड़ी कंपनीज हैं, तो उसका ये इंडेक्स होता है। ओके, तो ये पूरा बताता है कि ये 30 बड़ी कंपनीज जो है कैसे चल रही हैं, कैसे पैसे का फ्लो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से जो है बेनिफिट हो रहा है इन्वेस्टर्स को। तो ये पूरा ध्यान रखता है ये इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 30 कंपनीज होती हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं यूएसए की, ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पर भी जो उसके रिगार्डिंग जो कहा जा रहा है कि 3% का यहाँ पर वैल्यू में गिरावट देखने को मिला। ओके, तो ये जो टॉप 30 कंपनीज थी उनके रिगार्डिंग ये ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि 3% गिरावट देखने को मिली वैल्यू में। ओके, जून 16 से लेके जून 18 तक। ओके, जैसे भारत में सेंसेक्स है, ओके, सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है। ओके, तो वहां पर भी टॉप 30 कंपनी से रजिस्टर्ड होती हैं सेंसेक्स में, ये भी ध्यान रखें। ओके, तो सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। ओके, और दूसरी ओर जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। ओके, निफ्टी में बहुत सारे इंडेक्सेस आ जाते हैं। ओके, तो जो अगर मैं बात करूँ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें सेंसेक्स आता है, तो उसमें उसमें भी 30 कंपनीज होती हैं, भारत की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं। ओके, और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जब ऐसा सिनेरियो देखने को मिला अमेरिका में, तो जो हमारा रुपया है उसकी बात कर रहे हैं कि वो भी यहाँ पर नीचे गिरा, 80 पैसे नीचे गिरा। ओके, डॉलर के मुकाबले में। और जो एनालिस्ट वो कहते हैं कि अभी और ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो सकती है भारतीय रुपए की। ओके, और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, तो यहाँ पर इसके जैसे और भी जो पुल बैक है ना, वो यहाँ पर हुए हैं मार्केट्स में। पैसा पहले लगाया गया, जैसे आम इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं, बाद में वापस खींच लेते हैं। तो पैंडेमिक के चलते ये सब ऐसे इंसिडेंट्स हर एक मार्केट में देखने को मिले हैं। ओके, तो अभी यही क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो किया गया है यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, ये करेक्शन है या फिर मतलब जैसे फाइनेंशियल मार्केट रिज्यूम हो रही है, दोबारा से उभर रही है, तो वो रिजम्पशन है। ओके, तो ये क्या है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर अभी बात रखी जा रही है। तो जो यहाँ पर स्टेप चला चला गया है, जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दी गई है यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं कि
मार्केट्स को कौन स्पूक कर रहा है, कौन डरा रहा है यहाँ पर कि मतलब वो आगे से आगे फर्दर बढ़े ही ना, तो डरा तो देखो, डरा जो डर का माहौल तो ऑलरेडी बना हुआ है पैंडेमिक के चलते। सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही है कि कितनी वेव्स आएंगी। जैसे भारत में अभी सेकंड वेव होकर गुजरी है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो है टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारी वेव्स आ चुकी हैं कोरोना वायरस की। ओके, तो कहीं पर पहले आ रही है सेकंड वेव, कहीं पर बाद आ रही है, बाद में आ रही है, कहीं पर थर्ड वेव चल रही है, कहीं पर फोर्थ वेव चल रही है। तो ये सिनेरियो पूरी दुनिया का है। ओके, तो भारत में भी अभी सेकंड वेव आकर हटी है और बहुत भयानक तबाही उसने मचाई है, खासतौर पे दिल्ली और जो बाकी बड़े शहर है वहां पर भी। तो इस बार तो रूरल एरियाज में भी प्रकोप ज्यादा देखने को मिला। ओके, तो सिचुएशन देखो, मार्केट की सिचुएशन ही सभी इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितना यह खिंचता चला जाएगा उतनी मार्केट जो है कमजोर होती जाएगी। ओके, और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी जो उस देश का सेंट्रल बैंक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है पावरफुल फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के बारे में। ओके, तो अभी ये ही कमेटी जो है ना यूएसए में डिसाइड करती है कि क्या जो है इंटरेस्ट रेट का लेवल रखा जाएगा। ओके, कितना यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ कैश जो है फ्लो में रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि ये सब जो चीजें ओके कही जाती हैं, तो यहाँ पर कोई ये ड्रामेटिक नहीं है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करता है यूएस फेडरल रिजर्व कि कितना पैसा जो है सर्कुलेट रखना है। ओके, तो जैसे भारत में देख लो, बहुत सारी जो है हमारा जो रुपया है, ठीक है, 500 रुपए का नोट हो गया, 2000 रुपए का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, तो हर एक की नोट के बारे में पूरी डिटेल रहती है आरबीआई के पास कि कितना जो कौन सा नोट है। सपोज करो 200 का नोट है, तो यहाँ पर कितने लाख करोड़ का जो 200 का नोट है वो सर्कुलेशन में है, तो पूरी डिटेल रहती है यहाँ पर। ओके, तो डिटेल होती है, इसलिए जब जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो आरबीआई की रिपोर्ट आ गई थी कि 99% जो पैसा है वो वापस आ गया, क्योंकि सिर्फ 1% के आसपास जो पैसा है वो वापस नहीं आया। ओके, जो मतलब जिसको आग लगा दी गई लोगों के द्वारा कि हमारा पैसा पकड़ा ना जाए। ओके, या फिर किसी और दूसरे के जहाँ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब छिपाया जिन्होंने पैसा। तो ये बात यहाँ पर की जा रही, तो मतलब सेंट्रल बैंक पूरा कंट्रोल करके चलता है। और आगे यहाँ पर बात करें जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर इनको जीरो रखा गया, इसी कमेटी के द्वारा ये बात कही गई। ओके, इसके अलावा एक मैसिव कैश इन्फ्यूजन प्रोग्राम भी चल रहा है। ओके, यूएसए में जो यूएसए की नई सरकार आई है, बाइडेन गवर्नमेंट, तो उन्होंने लगभग लगभग $2 ट्रिलियन का यहाँ पर जो है पैकेज दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हर महीने के हिसाब से $120 बिलियन यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। तो इससे ये भी सिचुएशन बन रही है कि जो आम लोग हैं, जिनके पास कोई अभी काम धंधा नहीं बचा है, जो यूएसए के सिटीजन हैं, तो उनको सरकार खुद से पैसा दे रही है। ओके, तो ये भी एक रीजन बनता जा रहा है कि वहां पर लेबर की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। तो अभी भारत और चाइना में से ही ज्यादातर यहाँ पर लोग जाते हैं, लेबर का काम करते हैं वहां पर। ओके, तो अभी यहाँ से डिमांड बढ़ रही है कि यहाँ पर लेबर जो है वो पहुंचे यूएसए में। तो ये भी एक सिचुएशन बनती जा रही है दूसरी ओर। तो ये एक मैसिव कैश इन्फ्यूजन प्रोग्राम यूएसए में अभी चल रहा है, तो $120 बिलियन यहाँ पर एक महीने के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको नहीं छुआ गया, तो वैसे ये ऑलरेडी चल रहा है। और दूसरा, यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं तो वो अलग से अपने जो है संकेत दे रही हैं कि प्रोजेक्शन जो है उसमें बदलाव आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है 18 मेंबर्स ये कमेटी होती है जो ये सारा का सारा दारोमदार देखती है कैसे इकोनॉमी को चलाना है। इस कमेटी की अभी अभी हम बात कर रहे हैं। और आगे बात करें कि ग्रोथ गुड एट दिस रेट, तो यहाँ पर जो भी मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट है तो उसके हिसाब से बात करें कि अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, कुल यहाँ पर 18 मेंबर हैं इस कमेटी के, उसमें से 13 मेंबर जो है फेवर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2023 के एंड तक जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है उस पॉलिसी रेट जो उसमें बढ़ोतरी की जाए। ओके, तो अभी देखो ज्यादातर जब भी जितनी भी इकोनॉमीज हैं उन्होंने पॉलिसी रेट को सप्रेस करके रखा हुआ है। तो भारत में भी पिछले 1 डेढ़ साल से जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको हम नहीं बढ़ा रहे हैं। आरबीआई जो भी अपना रेपो रेट रख रहा है तो उसको वही रख रहा है, फर्दर उसी को कंटिन्यू करते जा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पा रही है। जब होती है तो तब यहाँ पर लॉकडाउन लगने शुरू हो जाते हैं, तो दिक्कतें आ रही हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि 2023 के एंड तक जो है पॉलिसी रेट को बढ़ाया जाए, 13 मेंबर ये कह रहे हैं। और दूसरी यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं ओनली 7 इन मार्च 2021 पॉलिसी मीटिंग। और दूसरी यहाँ पर बात करें कि जब मार्च 2021 में ये इनकी जो मीटिंग हुई थी तो वहां पर सिर्फ 7 बंदे जो थे फेवर कर रहे थे कि मतलब पॉलिसी रेट को बढ़ाया जाए 2023 के एंड तक, तो अभी 13 ये बात कर रहे हैं। और आगे बात करें जो 11 मेंबर्स हैं ऑफिशियल्स, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं उनकी जो अपनी प्रोडिक्शन है कि एटलीस्ट यहाँ पर 2 रेट हाइक्स यहाँ पर होने चाहिए, कि यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ईच बाय एंड ऑफ 2023। तो आगे बात करें इंटरेस्टिंगली
जो 7 मेंबर्स हैं इस कमेटी के एक्चुअली सॉ ए रेट इंक्रीज एज अर्ली एज 2022। कुछ ये भी कह रहे हैं कि 2022 जब शुरुआत होगी तब भी यहाँ पर रेट में जो इंटरेस्ट रेट उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। एंड अप फ्रॉम द 4 मेंबर्स इन मार्च, तो यहाँ पर मार्च में सिर्फ 4 मेंबर इसकी बात कर रहे थे। ओके, तो मतलब कि जो प्रोडिक्शंस है वो बदल रही हैं, जो सिचुएशन है इकोनॉमी की वो बदल रही है, उसी के हिसाब से यहाँ पर इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो भी बदल रही हैं। और आगे बात जो इनका फेडरल रिजर्व है, यूएस फेडरल रिजर्व, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, ग्रोथ जो है 2021 के हिसाब से यहाँ पर वो भी बात कर रहे हैं कि बढ़ेगी आने वाले समय में। तो आने वाले समय 2 साल जो फर्दर आएंगे 2023 तक भी, तो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ भी बढ़ने के चांसेस, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं इकोनॉमी में। देखो यूएसए की इकोनॉमी ऐसे है, बहुत जो बाकी बड़ी बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की, वो इंटरलिंक्ड है यूएस की इकोनॉमिक्स के साथ। जैसे मैं यूरोपियन यूनियन की ज्यादातर इकोनॉमिक्स की बात करूँ, ओके, तो वो मतलब इंटरलिंक्ड है। अगर यूएसए में कोई डैमेज पहुंचता है तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश है वहां पर भी तकरीबन डैमेज पहुंच जाता है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करेंगे जो अपवर्ड अपवर्ड रिवीजन है। ओके, तो यहाँ पर जो रिवाइज किया गया इनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है इस साल की अगर बात करें 2021 की। तो आगे बात करें एट फुल परसेंटेज पॉइंट फॉर इन्फ्लेशन एंड हाफ फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर बात करें कि पूरा जोर यहाँ पर दिया जा रहा है कि बढ़ेगी इन्फ्लेशन, और यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर आधी रहेगी। तो ये बात अभी अभी जो नई रिवीजन है तो उसके हिसाब से कह रहे हैं। और जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, तो उनका नाम है जेरोम पॉवेल। तो इन्होंने अपनी डिस्कशंस के रिगार्डिंग भी अपनी बात रही है ऑन टेपरिंग द एग्रेसिव बॉन्ड परचेज प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड परचेज प्रोग्राम, तो उसके ऊपर भी डिस्कशंस यहाँ पर रखी है। तो कह रहे हैं कि फेड बाय बॉन्ड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इन्फ्यूज मनी वुड कमेंस सून। तो यहाँ पर देखो, ये बॉन्ड परचेज प्रोग्राम जो होता है ना, इसमें ऐसा होता है जैसे ये यूएस फेडरल रिजर्व है तो ये बॉन्ड इशू करेगा। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है जो आम इन्वेस्टर्स हैं तो वो पैसा लगाएं। ओके, दूसरा ये भी होता है ये बॉन्ड खरीदता भी है। तो यहाँ पर बॉन्ड परचेज प्रोग्राम की बात करें कि बॉन्ड खरीदेगा, अगर ये बॉन्ड खरीदेगा तो क्या होगा, पैसा जाएगा दूसरे के पास। जैसे कोई कंपनी है, तो बाहर की कोई मार्केट की कंपनी है, यूएस फेडरल रिजर्व कह रहा है कि मैं चाह रहा हूं कि मार्केट में पैसा बहुत कम है, पैसा थोड़ा इन्फ्यूज हो। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, बॉन्ड खरीदेगा, अलग अलग जो भी कंपनी जो भी अदारे होंगे वहां से। ओके, तो वहां पर पैसा लगाएगा, तो उस बॉन्ड्स के ऊपर भी इनको जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे आम बंदा कोई भी जो है पैसा लगाए किसी भी यहाँ पर कंपनी में इन्फ्यूज करे तो उनको भी इंटरेस्ट मिलता है। तो बिल्कुल इस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व के साथ भी ऐसा होता है। भारतीय आरबीआई जो है वो भी ऐसा करता है। ओके, तो इस तरीके से उसको भी इनकम आती है। तो इसी से ऐसा ही करते करते तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $600 बिलियन के पार चला गया है। ओके, ये ऐसी जो इनकम हमें जनरेट होती है जब हम बॉन्ड परचेज करते हैं मार्केट से। तो वही बात कर रहे हैं चेयरमैन भी इनके कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है बॉन्ड परचेजिंग का जो सिलसिला उसको शुरू किया जाएगा। मार्केट में पैसा जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो पैसा है वो इन्फ्यूज किया जाएगा। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे बैंक हो गए, ओके, एनबीएफसीज होगी, तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा आपको मुहैया करवाते हैं जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है इस गोबर डेगुक के बारे में। तो यहाँ पर इसकी लिटिल बैकग्राउंड, थोड़ी सी यहाँ पर बैकग्राउंड की झलक यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड पता हो कि आपको मदद होगी कि क्या मतलब ये दायरा बना होता है। ये गोबर डेबुक होता क्या है, तो इसका मतलब होता है जैसे कोई भी बात ऐसे कर देनी जिसका कोई सेंस ही ना हो। ओके, तो ये मतलब इसलिए हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं ग्लोबल डिकूक। ओके, तो ये ध्यान रखें। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात करें कि थोड़ा सा पहले पिछले का सिनेरियो मार्केट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भी बात कर रहे हैं कि पिछले 9 महीनों की अगर बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है, जो स्टॉक्स हैं, ओके, तो यहाँ पर उनकी बात करें, हैव रेजोल्यूटली अनकपल्ड फ्रॉम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ओके, तो यहाँ पर सही तरीके से अगर बात करें तो अपने आप को वो तोड़ नहीं पाए हैं जो भी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं। ओके, डिस्पाइट हैवॉक wrought बाय कोविड पैंडेमिक, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पैंडेमिक ने किया है। ओके, बहुत बड़े पैमाने पर इसके चलते बिजनेस को हर्ट पहुंचा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है, जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी चलाने के लिए, उसके साथ यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल मार्केट्स अभी भी जुड़ी हुई। पिछले 9 महीनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे वहां पर बात करें कि एक एज कोविड केसेस बेगन टू रैचेट अप, अगर यूएस की बात करें तो अक्टूबर 2020 से ही यहाँ पर बड़े हैं केस। अगर यूएस की बात करें, सो डिड द डीजे इंडेक्स, तो क्या उस हिसाब से जो हमने शुरुआत में जिस इंडेक्स की बात की थी तो क्या वो बढ़ा था, तो उसमें कुछ वैल्यूज में चेंज देखने को मिला था। तो अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो पिछले सिनेरियो को अभी दोहरा रहे हैं, जो बातें पहले की गई हैं
और अभी जो बातें पिछले 9 महीनों की, तो उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि असली असली सिनेरियो जो है ना वो सामने आए कि असली है क्या, हकीकत क्या है। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जो डीजेआई आई इंडेक्स है, तो क्या उसने अपने आप को रिवाइज किया, जिस तरीके से केसेस बढ़े थे यूएस में अक्टूबर महीने में। और दूसरा यहाँ पर बात करें जो बाकी की मार्केट्स हैं, वर्ल्ड की बाकी मार्केट्स, तो वो भी सेम स्टोरी ही बता रहे हैं कि पैंडेमिक के चलते क्या सिचुएशन बनी है। और आगे यहाँ पर बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स जैसे मैं शुरुआत में बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, तो यहाँ पर पिछले 12 महीनों में यहाँ पर 50% की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ी है, पैसा आया है यहाँ पर। और दूसरा बात ये भी कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो जीडीपी थी वो हमारी उस समय में बहुत कम हो गई थी, नेगेटिव में चली गई थी। ओके, पिछले 12 महीनों की बात करें तो पिछले एक साल का रिजल्ट हमारे सामने आ गया है जीडीपी का। तो जीडीपी हमारी -7.3% रही है। तो ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जीडीपी माइनस में गई है, और यहाँ पर वो भी 7.3%। कोई जमाना था जब पॉजिटिव में था, ओके, 7.3% पॉजिटिव भी था, लेकिन अभी माइनस में है। तो रीजन वही है कि इकोनॉमी जब कारोबार ही बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी की जीडीपी तो गिरेगी गिरेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी नहीं। तो वो यहाँ पर बात करें कि दो मेजर कोविड वेव्स अभी भारत में आ चुकी है, तो इकोनॉमी का मतलब नुकसान काफी हमारा हो चुका है। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि जो सही रास्ता है, द ओनली वे टू रैशनली एक्सप्लेन दिस disconnect is to argue that investors were firmly focused on future economic performance as vaccines promised an end to pandemic and massive fiscal and monetary stimulus contain immediate economic damage। तो देखो, सही सही रास्ता ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स आगे बढ़े, तो यहाँ पर इन्वेस्टर जो सोच रहा है ना वो फ्यूचर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हैं इससे अगर दूर रहना है, तो सही बात वही है तो कि जो इन्वेस्टर सोच रहा है उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो इन्वेस्टर अभी फ्यूचर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस कर रहा है। किसी भी देश में अगर इन्वेस्टर यहाँ पर है, यही देख रहा है कि क्या सिचुएशन होगी, क्या कोई थर्ड वेव, अगर मैं भारत की बात करूं तो क्या कोई थर्ड वेव आएगी, अगर आएगी तो कितनी घातक होगी, तो मैं पैसा लगाऊं या फिर ना लगाऊं। ओके, तो यहाँ पर अगर उसको सही करना है तो यही बात है कि सबसे पहले तो वैक्सीन जो है ना वो सही समय पर यहाँ पर लग जाए और ये श्योर हो जाए कि पैंडेमिक का खात्मा हो रहा है। ओके, तो अगर हम बढ़ने दे रहे हैं ना बीमारी को, तो जितनी वो घातक होती जाएगी तो उतना ही जबरदस्त हमें फिर वैक्सीन भी चाहिए होगा। तो इससे ऐसा होगा कि हम रिसर्च करते रह जाएंगे, वैक्सीन मतलब नई रिसर्च होती जाएगी कि ऐसी वैक्सीन तैयार करनी है, तो पुराना हो सकता है कि पुराना स्टॉक वेस्ट भी हो जाए, वो प्रभावी ही ना हो इतना। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर वही है कि सबसे पहले तो ये बात है कि वैक्सीनेट हो जाए सारा देश, सारी दुनिया। और दूसरा यहाँ पर जो मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेजेस हैं, जो से आरबीआई स्टिमुलस पैकेजेस देता है, भारत सरकार जो है पैकेजेस देती है, उसके ऊपर फोकस किया जाए कि जो इमीडिएट इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उसको सुधारा जाए, सही किया जाए। आगे यहाँ पर संशयवादियों की बात कर रहे हैं जो संदेह जताते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि दिस इरेशनल एक्सपीरियंस वाज जस्ट ए केस ऑफ चीप लिक्विडिटी सीपिंग इनटू एन एसेट मार्केट। तो ये जो अमेरिका की तरफ जो अमेरिका का जो यूएस फेडरल रिजर्व उसके द्वारा जो किया गया है, ओके, तो यहाँ पर जो मार्केट में से पैसा उठाया गया है, खींचा गया है, तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो मतलब सही सिचुएशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ सस्ती लिक्विडिटी जो है ना, वो अगर प्रोवाइड करनी हो किसी भी एसेट मार्केट में, तो उस समय ऐसे सिचुएशन की जाती है, ऐसे जो है हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इससे होता यही है कि यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल जाए तो उसके रिगार्डिंग धुंधलापन ही रहता है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर्स को कि नहीं मिलेगा, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन यहाँ पर होती है। तो ये यहाँ पर कुछ लोग जो स्टैटिक्स लोग, तो ये बात अपनी रख रहे हैं कि इरेशनल यहाँ पर जो है बात बन रही है जो यूएस फेडरल रिजर्व कर रहा है, क्योंकि जो यूएस फेडरल रिजर्व करेगा उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की। तो यहाँ पर इनकी बात करें कि इनके द्वारा ही जो इनके सेंट्रल बैंक्स है, यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, तो यूरोपियन यूनियन की यहाँ पर बात करें कि उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, तो उन्होंने और यूएस के बैंकों ने, सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर $7.5 ट्रिलियन अब तक मार्च 2020 से लेकर अब तक यहाँ पर पैसा अपनी मार्केट में इन्फ्यूज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है, $7.5 ट्रिलियन। ओके, तो एज मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स गॉट ऑन द बैंड वैगन प्राइसेस स्पेरल्ड अप। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बात करें कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर जो है, अगर वो भी इसी रास्ते में आगे आते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, तो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर संशयवादी ये भी कह रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे लंबी जो यहाँ पर जो उनकी आर्गू रहती है, इनकी जो स्पीच रहती है कि मतलब क्या हो सकता है, एट द फर्स्ट साइन दैट द मेजर सेंट्रल बैंक्स वर रेडी टू टेक द पंच बॉल अवे।
financial markets would cool off and perhaps reverse course. That seems to be precisely what happened on June 16. तो ये बात उनके द्वारा कही जा रही है कि पहला साइन तो यही है कि जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, तो यहाँ पर वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट को यहाँ पर टॉलरेट करके चल रहे हैं, क्या उनके यहाँ पर जो है किस तरीके की अप्रोच वो लगा रहे हैं, तो उसी तरीके का यहाँ पर जो है रिवर्स मिलेगा, उस तरीके से यहाँ पर जो है बेनिफिट जो है इकोनॉमी को मिलेंगे, इकोनॉमी जो है रिवाइव होगी। किस तरीके से यहाँ पर कितना बारीकी से और यहाँ पर खूबसूरती से यहाँ पर काम होता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जून 16 में हुआ, जब यहाँ पर 3% का गिरावट देखने को मिला वैल्यूज में, जो टॉप 30 कंपनीज थी, जो यहाँ पर स्टेप चला गया यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, उसका जो रिजल्ट निकला, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें उससे सीखना होगा और सही तरीके से यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। और आगे यहाँ पर क्या बात हो रही है कि क्यों यहाँ पर जो है मार्केट्स को डराया जा रहा है इन बुरे दौर में, मतलब पहले से ही समय सही नहीं चल रहा है मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट में, और ऐसे स्टेप्स चले जा रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन वही उठाया जा रहा है ऑथर की तरफ से कि क्यों ना, मतलब कि जो ऐसे जो पैसे का जो इंजन है शुक शुक करके जो यहाँ पर चलता है, उसको चलने देना चाहिए, उसको रोका क्यों जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। ओके, तो जितना पैसा मार्केट में आप देते जाओगे, जैसे यहाँ पर यूएस जो है अपना अलग से प्रोग्राम चला रहा है, रिलीफ प्रोग्राम, तो पैसा दे रहा है अपने लोगों को, जितना ज्यादा पैसा देते जाओगे तो महंगाई बढ़ने के चांसेस उतने हो गए। मतलब आपने लिक्विडिटी बहुत बढ़ा दी, जब लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ा दोगे तो महंगाई बढ़ेगी। ओके, तो ये इम्पैक्ट रहता है इकोनॉमी में, जब ज्यादा लोगों के हाथों में पैसा चला जाए। ओके, तो हर एक को यहाँ पर कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हर कोई कहेगा मुझे चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो ज्यादा दाम देगा, तो मतलब जो एक प्रोडक्ट है जिसका कोई टैग प्राइस होगा कि इतने प्राइस का, तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी, मतलब मुफ्त में महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। तो कई बार यहाँ पर सप्लाई कॉन्स्टेंट्स भी रहते हैं जिसके चलते महंगाई बढ़ जाती है, तो एक ये भी रीजन रहता है। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि क्यों ऐसा किया गया यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, क्यों पैसा यहाँ पर निकाला गया मार्केट में से। तो सबसे बड़ी यहाँ पर सिचुएशन यही है, महंगाई बढ़ जाती है। तो वही बात करें, ड्रिवन पार्टली बाय शार्पली राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनका दाम बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कमोडिटी रिसर्च ब्यूरो इंडेक्स के द्वारा। तो इसकी अगर बात करें, इस इंडेक्स की बात करें, तो जनवरी से लेके अब तक यहाँ पर ये 24% तक यहाँ पर महंगाई बढ़ चुकी है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जितने भी यहाँ पर कमोडिटीज रखी जाती हैं। और आगे बात करें कि लेबर शॉर्टेजेस हो रही हैं इन सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटैलिटी दैट हैव रीओपन आफ्टर अ लॉन्ग लॉकडाउन एंड राइजिंग कंज्यूमर डिमांड ऑन द बैक ऑफ एफटी फिस्कल स्टिमुलस। तो दूसरा यही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, तो ये तो बेचारे बंद ही पड़े हैं काफी समय से, तो काफी देर बाद ये खुले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात वहां पर वही है कि वहां पर लेबर शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। तो यूएस में ये सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, लेबर शॉर्टेजेस हुई है। वो तो इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि भारत से भी अभी जो H1B वीजा है, उसमें यहाँ पर अभी जो लोग बुलाए जाते हैं तो उसकी तादाद को डबल कर रहे हैं कि डबल लोग अभी हम चाहिए। दूसरा वही बात, जो स्टिमुलस पैकेजेस, बड़े बड़े मोटे मोटे पैकेजेस दिए गए हैं, तो उसके चलते भी कंज्यूमर डिमांड दोबारा से राइज हो रही है। तो ये भी एक सिचुएशन है। और यूएस अगर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें, ओके, तो वो यहाँ पर 5% के हिसाब से बढ़ा है मई महीने में। तो ये हाईएस्ट इंक्रीज हुई है पिछले 13 सालों में। तो ये भी सिचुएशन आप ध्यान में रखें। तो ये सब चीजें देखकर ही यूएस का फेडरल रिजर्व जो है उसने ये डिसीजन लिया है। और आगे बात करें रीडिंग टी लीव्स, ओके, तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स जो क्लेम्स होते हैं दैट हाई इन्फ्लेशन इज इनवेरिएबली द रिजल्ट ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स एंड सेंट्रल बैंक नीड टू अप्लाई द ब्रेक्स ऑन मॉनेटरी स्टिमुलस। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि जो रिसर्च है वो जो हमारे सामने है कि मतलब क्यों महंगाई बढ़ती जा रही, तो यहाँ पर कारण क्या है उसका। तो वो कह रहे हैं कि टू मच यहाँ पर मनी, यहाँ पर जो है पैसा लगाया जा रहा है कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, तो वो मतलब गलत बात हो जाती है। तो गिने चुने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पैसा यहाँ पर चेज करने में पैसा लगेगा ज्यादा, तो महंगाई उन प्रोडक्ट्स की भी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है जो ये अपनी ओर से मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेजेस दे रहा है, तो उसको भी रोके। ओके, तो ये बात कही जा रही है। ओके, और आगे बात करें जो फेडरल रिजर्व की बात करें और जो बाकी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक उनकी बात करें, पार्टी लाइन हैज बीन दैट दिस एलिवेटेड इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ सप्लाई साइड फ्रिक्शन। तो ये भी बात कही जा रही है कि जो डिमांड, जैसे अभी कंज्यूमर डिमांड दोबारा से रिवाइव हो रही है यूएस में, बाकी इकोनॉमिक्स में, तो उसके चलते डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई साइड जो है प्रोडक्ट्स की, वो अभी उतने पैमाने पर रिवाइव नहीं हुई है। ओके, जैसे क्यों रिवाइव नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ डिसरप्शन हुई है पैंडेमिक के चलते, बहुत सारा कारोबार यहाँ पर बंद हुआ है। हालांकि ये अस्थायी रूप से है,
ऐसा नहीं है कि मतलब पक्के तौर पर ये बंद हो गया, रिवाइव होगा। जैसे अभी पैकेजेस दिए जा रहे हैं अलग अलग सरकारों के द्वारा कि अपने कारखाने दोबारा से खोलो, पैसे लो, ओके, दोबारा से कारखाने खोलो, लोगों को लगाओ और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी तादाद बढ़ाओ, उसको अभी भेजो। ओके। और आगे जून 16 की बात करेंगे, जो उनका फॉरकास्ट आया, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई यूएस की, सीम टू सजेस्ट दैट ए फेयर नंबर ऑफ एफओएमसी मेंबर्स बिलीव दैट इन्फ्लेशन इज हेयर टू स्टे एंड ए डिग्री ऑफ रेक्टिट्यूड इज वारंटेड। तो उन सभी मेंबर्स के द्वारा यही बात की जा रही है कि यहाँ पर ज्यादातर जो मेंबर्स बात कर रहे हैं, एफओएमसी जो जिस कमेटी की हमने शुरुआत में बात की थी, कि अभी इन्फ्लेशन अभी रहेगी थोड़ी देर तक। ओके, तो अभी किस तरीके से हमें उसको जो है सही उस सिचुएशन से निकलना है, उसके ऊपर अभी हमें फोकस करना होगा। और आगे बात करें कि फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर बात करें तो ये हमेशा चंचल होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो इकोनॉमी पिछले महीने जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसी तरीके से आगे भी परफॉर्म करे, पता नहीं ये सिचुएशन क्या हो जाए फ्यूचर में। ओके, एंड प्रोन टू इंटरप्टिंग द सेम पॉलिसी डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स। तो यहाँ पर ऐसी ही पॉलिसी जो है बार बार जो है इंटरप्रेट जो है होती रहती है अलग अलग समय में, अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। So thus it is possible that soon enough they will read the June 16 policy as an affirmation that US economy is picking up faster than expected and rally again. तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये पॉसिबल है कि बहुत जल्दी जो है जून 16 की पॉलिसी को रीड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है समझेंगे उसको, तो मतलब उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो समझेंगे कि इस तरीके से यूएस इकोनॉमी जो है अभी धीरे धीरे आगे पकड़ बना रही है तेजी से, क्योंकि जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की गई थी उसके मुकाबले में जल्दी से जो है पकड़ बन रही है, मजबूत हो रही है और दोबारा से जो है उभर कर सामने आएगी, आगे निकलेगी यूएस की इकोनॉमी। और आगे यहाँ पर चाइना की साथ साथ बात करें तो यहाँ पर कॉमोडिटी की अगर बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है प्रोडक्ट्स बनाता है, इसकी भी यहाँ पर जो है मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी इंटरवेंशन है। तो आगे वही बात कर रहे हैं कि इज अ सीरियस बिट टू रीन इन कमोडिटी इन्फ्लेशन बाय रिलीजिंग इट्स ऑन रिजर्व्स इन ओपन मार्केट। तो यहाँ पर चाइना की तरफ से भी ये सिचुएशन हो सकती है कि इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन, कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है बढ़े, क्योंकि ज्यादातर कमोडिटी का निर्माण यही कर रहा है पूरी दुनिया में, जो सप्लाई यहाँ पर भेजी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर वो अपना ही जो है रिजर्व जो है ओपन मार्केट में अभी जो है रिलीज कर रहा है, ये भी बात यहाँ पर कह रहे हैं। सो इट माइट जस्ट हैव टू डू दिस। सो इट इज सिटिंग ऑन 2 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर रिजर्व। तो ये देखो, चाइना की अगर बात करें तो क्या क्या भंडार उसके पास है, तो अभी वो बात कर रहे हैं कि बहुत बड़े भंडार इसके पास अभी हैं अलग अलग। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मतलब जैसे यहाँ पर 2 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर रिजर्व की बात करें, कॉपर के रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर अच्छे खासे सस्ते दामों पर ये बनाता है और यहाँ पर सप्लाई बेचता है। अगर ये रोक देता है तो तब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। 8 लाख टन का यहाँ पर एल्यूमिनियम का भंडार है चाइना के पास, और यहाँ पर 3.5 लाख टन के आसपास का जिंक का भंडार है। और दिस कुड अनवील द प्रोबेबल गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ऑफ राइजिंग ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर बात करें कि जो पुरानी कहावत है, ओके, तो उसको यहाँ पर हो सकता है कि अनवील करे। ओके, तो यहाँ पर जो गोल्डिक्स जो सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग बात करें कि ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, और यहाँ पर ग्रोथ जो है वो मतलब हो रही है ना, या मतलब ज्यादा मतलब तेजी से हो रही है ना, यहाँ पर जो है ज्यादा गिरावट हो रही है ग्रोथ में। और दूसरा जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर कम है। तो ये मतलब पूरा सिनेरियो बताया जा रहा है कि अगर ये चाइना से तरीके से चलता है तो तब भी सिचुएशन सही हो सकती है। और आगे लास्ट में बात कर रहे हैं कि मल्टीपल व्यूज यहाँ पर हैं, सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से वोलेटिलिटी जो है बढ़ती जा रही है मार्केट में, thus financial markets could see its fair share of both ups and downs depending on which set of investor believes dominates। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पर जो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर डोमिनेट करके चलता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव रहता ही है। और यहाँ पर ये इसको मतलब हिस्सा है मार्केट की। अगर बात करें फाइनेंशियल मार्केट में तो कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता ही आता है, कभी पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, कभी बहुत बड़े पैमाने से पैसा वापस खींच भी लिया जाता है। तो भारत भी सिचुएशन को फेस करता रहा है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, तो ये भी सबसे बड़ी बात होती है। ओके, तो अगर मतलब सही इन्वेस्टर्स हैं तो वो पैसा लगाए रखते हैं, नहीं निकालते हैं वापस मार्केट में से। सो इफ आई वर ए बैटिंग मैन, ओके, तो आई वुड पुट माई मनी ऑन द फेडरल फॉलोइंग थ्रू ऑन इट्स वार्निंग एंड स्लोली स्विचिंग टू न्यूट्रल गियर। तो कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर जो है पैसा लगाता, वो सट्टा लगाता, तो यहाँ फिर मैं क्या करता, सट्टे के तौर पर अगर मैं काम करता तो मतलब जुआ ही होता है एक तरीके का ये। तो यहाँ पर वो बात करें कि मैं अपना जो फेडरल रिजर्व जो कह रहा है उसी तरीके से फिर मैं पैसा मैं लगाता,
और यहाँ पर जो उन्होंने वार्निंग दी है कि मतलब जो सिचुएशन हो सकती है मार्केट की, उनको भी पड़ता, फिर भी पैसा लगाता, और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके यहाँ पर मैं न्यूट्रल गियर में आ जाता, मतलब धीरे धीरे करके मैं पैसा निकाल लेता। ओके, अगर मुझे मुनाफा जितना भी होता आने वाले फ्यूचर समय में, तो धीरे धीरे करके पैसा मैं निकाल लेता था। तो ये मैं यहाँ पर सिचुएशन रखता। ये ऑथर बात कर रहे हैं। सो इफ दिस ए वेल कैलिब्रेटेड एंड कम्युनिकेटेड केयरफुली बाय द फेडरल रिजर्व एंड अदर सेंट्रल बैंक्स, मार्केट्स मे नॉट क्रैश। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से मार्केट को जो है रेगुलेट करके चला जाता है, कैलकुलेट करके चला जाता है, जो यहाँ पर मार्केट के रिगार्डिंग जो सिचुएशन हो सकती है उसके रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन है उसको सही तरीके से यहाँ पर शेयर किया जाता है मार्केट के साथ, ओके, इन्वेस्टर्स के साथ, तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि मार्केट्स क्रैश ही ना हो। ओके, तो द डेज ऑफ द रन अवे इंक्रीजेस इन एसेट प्राइसेस माइट बी ओवर। मतलब ऐसे दिन, मतलब कि जब एसेट प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ जाए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सोचा भी ना जाए, तो ये दिन चले गए हैं। तो यहाँ पर जो अगर अच्छी नीति लगाकर चला जाता है तो काफ़ी जो है फायदा हो सकता है इकोनॉमिक्स को। तो देखो, यूएस से हमें भी सीखना चाहिए। तो यूएस फेडरल रिजर्व जैसे काम कर रहे हैं, तो उनकी अपनी इकॉनमी है, भारत की अपनी इकॉनमी है, तो भारत अपने हिसाब से चलता है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था इस आर्टिकल का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि 30 जून का ये आर्टिकल जो है डिस्कस करें, तो ये मैंने डिस्कस किया है। तो अभी डेली बेसिस पे ऐसे ही आर्टिकल्स आपको डिस्कशन मिलेगी। ओके, तो अपना साथ दें और शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।